इकॉनमी में जो मॉडल गवर्नमेंट छोड़ देती है उससे यूपीएससी सवाल नहीं बनाती। अब हरियाणा के मैदान में ग्रीन रेवोल्यूशन आया और उस ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद वहाँ का इकोनॉमिक सिनेरियो तो बदला, लेकिन इकोनॉमिक सिनेरियो बदलने के बाद डिस्पैरिटीज भी बढ़ी इकोनॉमिक रूप से। महिला सशक्तिकरण का मतलब नहीं होता महिला को दुर्गा बना दीजिए, काली बना दीजिए। महिला सशक्ति का मतलब होता है उस तक फाइनेंस पहुंच जाएगी। इससे होता क्या है कि बढ़ के सबसे कम वो इकॉनमी आया है, और जब यूपीएससी का पाला पड़ता है तो उसको इतिहास, भूगोल। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स से आपको कैसे हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से, तो चलिए डिटेल डिस्कस करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंसी पे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर पीछे लिखा है एक साल बेमिसाल, कैसे बेमिसाल हुआ एक साल? देखिए, जो एक साल बेमिसाल का नारा है वह सिर्फ यूपीएससी वाले के लिए नहीं है, ये एक साल बेमिसाल लाखों विद्यार्थियों के लिए रहा है। इस देश के विद्यार्थियों को दो चीजें चाहिए, एक ऐसी शिक्षा जिस तक सबकी पहुंच हो, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, और दूसरी अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। शिक्षा की जब परिभाषा दी जाती है तो लिखा गया हमारे उपनिषद में, सा विद्या या विमुक्त। फिर से सुनिए, विद्यार्थी भी सुने, सा विद्या या विमुक्त, वह विद्या है जो लोगों को मुक्त करे, अन्यथा वो विद्या नहीं है। और मुक्त किससे करे? तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी संकीर्णताएं। इस देश के लाखों विद्यार्थियों की, लाखों युवाओं की अपनी अपनी संकीर्णताएं, अपने अपने अभाव हैं, अपनी अपनी सीमाएं हैं। एक साल बेमिसाल इस मायने में रहा है कि हम लाखों तक पहुंचे, गांव तक पहुंचे, गरीब तक पहुंचे, किसान तक पहुंचे, झुग्गी तक पहुंचे, झोपड़ी तक पहुंचे, और बेहतर शिक्षा लेकर के पहुंचे। राजेश सर, यूपीएससी में जियोग्राफी की अगर कन्वर्जन रेट की बात करें, जिस हिसाब से इतने बल्क में बच्चे उसमें अपीयर होते हैं, उसका कन्वर्जन रेशियो 7.2 अभी हाल में एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से रहा है। तो कन्वर्जन रेशियो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जियोग्राफी का? जी सर ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि मार्केट में कई प्रकार के मिथ भी इस समय पर फैले हुए हैं कि ज्योग्राफी बैकग्राउंड्स के साथ सिलेक्शंस क्या बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं या वो स्टेगनेंसी के साथ है। तो दोस्तों, मैं हमेशा आपको एक बात बताना चाहूँ कि वो तमाम विद्यार्थी जो वैकल्पिक विषय ज्योग्राफी के साथ रहते हैं या जिनका बैकग्राउंड ज्योग्राफी का है, नॉन बैकग्राउंड है ज्योग्राफी से, उन तमाम बच्चों में ये देखा गया है कि अगर प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू के स्तर तक जिनका ज्योग्राफी वीक है, उन्हें ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में बहुत सारी मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं। इसके प्रत्येक सेगमेंट, चाहे फिजिकल ज्योग्राफी में आप अपने पर्यावरण को पढ़ते हो, चाहे ह्यूमन ज्योग्राफी में तमाम प्रकार की मानवीय क्रियाओं को पढ़ते हो, पढ़ने में बेहद रुचिकर है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात इसके साथ ये आती है कि ये इंटर एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को लिए हुए है। अर्थात जब आप भूगोल को पढ़ते हो ना, तो भूगोल में पढ़ते हुए आपको इकोनॉमिक्स के भी और इकोनॉमी के भी कुछ बातें पढ़नी होती हैं, आपको पॉलिटी की भी कुछ बातें पढ़नी होती हैं, आपको अपने समाज की भी कुछ बातें पढ़नी होती हैं। तो ये अपने आप में, अपने कलेबर में बहुत सारी चीज़ों को समाहित कर लेता है, जिससे बच्चों में और ज़्यादा इसके प्रति लगाव और अभिरुचि पैदा हो जाती है। रही बात प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के दौरान, तो आप देखेंगे कि लगभग, अगर ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट को मिला लिया जाए, तो लगभग प्रत्येक वर्ष 100 प्रश्नों में से लगभग 30 से 35 प्रश्न इसी सेगमेंट से आ जाता है। तो जिसका ज्योग्राफी बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, जीएस के स्तर पर या कि किसी और स्तर पर भी आप देखेंगे, वो बच्चा निश्चित रूप से क्वालिफाई करने के योग्य अपने आप को बेहतर समझता है। दूसरी बात कहना चाहूँगा, मेंस एग्जामिनेशन में पेपर फर्स्ट एंड पेपर थर्ड दोनों में ज्योग्राफी का एकदम प्रॉपरली सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है। अगर केवल उसी को देख लें तो पेपर फर्स्ट के अंतर्गत 2023, 2022 का पेपर देख लें मेंस का, तो लगभग 110 से लेकर 130 तक मार्क्स पेपर फर्स्ट में, और इसी तरह से पेपर थर्ड के अंतर्गत 90 से लेकर 110 तक का मार्क्स मेंस में ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक से आ जाता है। और अगर इतनी भूमिका किसी एक विषय की हो जाए तो दोस्तों निश्चित रूप से बल्ले बल्ले होती हैं। इंटरव्यू के दौरान प्रत्येक कदम कदम पर, चाहे रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग को लेकर हो, चाहे रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर हो, चाहे हमारी सोसाइटी की डाइवर्सिटी को लेकर हो, किसी भी संदर्भ में चीज़ें समझने के संदर्भ में ज्योग्राफी आपको इतना अधिक हेल्प करता है कि जब भी आप प्रश्न पूछें, जैसे इस समय पर जियो पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड पर आप आए, ज्योग्राफी ही टॉपिक है जो बताता है कि पॉलिटिक्स ऐसी जो भूगोल के दृष्टिकोण से की जा रही है, अवस्थिति के दृष्टिकोण से की जा रही है, संसाधन के दृष्टिकोण से की जा रही है। तो जब तक भूगोल न समझा गया, अवस्थिति न समझी
गई, अवस्थिति की महत्ता ना समझी गई, तो ना तो उस क्षेत्र के इतिहास को अच्छे से समझा जा सकता है, ना उस क्षेत्र के इकोनॉमी को अच्छे से समझा जा सकता है, ना ही उस क्षेत्र की राजनीति को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। इसलिए यूपीएससी में पग पग में इस विषय की महत्ता हमेशा बनी रही है और बनी रहेगी। ठीक है सर, मेजॉरिटी जो है इतने भी सिलेबस जो हैं उसमें इकोनॉमिक्स से ज़्यादातर मेजॉरिटी डरती है, अगर सीधे मैं कहूँ तो। एक धारणा है इकोनॉमी कठिन है, इकोनॉमी जटिल है। उस धारणा का मूल कहीं और है। हम लोग अपने युग के सबसे बड़े विरोधाभास के दौर में जी रहे हैं, सबसे बड़े पैराडॉक्स। विरोधाभास ये है, मैं मूल प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। जी। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र चलता किससे है? इकोनॉमी से, अर्थ से चलता है। आप गौर कीजिए, हमारे स्कूलों और कॉलेजों की हालत देखिए। भारत में सबसे कम पढ़ाई पर जोर इकोनॉमी पर दिया जाता है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बच्चा मैथ पढ़ेगा, आईआईटी में जाएगा, बायो पढ़ेगा, मेडिकल में जाएगा, आर्ट पढ़ेगा, सबसे कम इकोनॉमी पढ़ाई जाती है। इससे होता क्या है कि पढ़ के सबसे कम वो इकोनॉमी आया है, और जब यूपीएससी का पाला पड़ता है तो उसको इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, पॉलिटी, हर जगह एक आर्थिक नजरिया चाहिए। सर भूगोल पढ़ाते हैं ना तो उसको आर्थिक नजरिया, इतिहास पढ़ाते हैं तो आर्थिक नजरिए से। आर्थिक नजरिए से क्या? इंटरनेशनल रिलेशन क्या है? आर्थिक नजरिए से। वेलफेयर क्या है? आर्थिक नजरिए से। महिला सशक्तिकरण का मतलब नहीं होता महिला को दुर्गा बना दीजिए, काली बना दीजिए। महिला सशक्ति का मतलब होता है उस तक फाइनेंस पहुंचाइए, डिपेंड हो पाए। अब होता क्या, पढ़ा उसने इकोनॉमी नहीं है और पाला पड़ गया उसकी जबरदस्त इकोनॉमी से, तो उसे कठिन लगेगा। तो इसके क्या सोल्यूशन, क्या आप कैसे इसको बताएंगे? इसको सोल्यूशन क्या है कि स्टूडेंट जब आए, पढ़ने आए, तो पहले तो ये मान ली इकोनॉमी कठिन नहीं है। हमको जर्मन भाषा नहीं आती है तो हमको कठिन लगेगी, लेकिन इसका मतलब थोड़ा जर्मन भाषा कठिन है। तो पहले तो ये मान ले को कठिन नहीं है। दूसरा ये मान ले कि उसने नहीं पढ़ा है, तो बहुत बेसिक से एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ना शुरू करे। 9वीं पढ़े, 9वीं से ही एनसीईआरटी इकोनॉमी आती है, 9वीं पढ़े, 10वीं पढ़े, 11वीं पढ़े, पहले तो पढ़ ले। दूसरी बात, जो वे 9वीं 10वीं 11वीं पढ़ ले, क्यों मैं एक आपको मार्केट बात बताना चाहता हूँ, विद्यार्थी ध्यान दें। पिछले 3 साल का भारत सरकार का आर्थिक समीक्षा उठा के पढ़ ले, इकोनॉमिक सर्वे। वो इकोनॉमी की गीता कहिए, इकोनॉमी की बाइबल कहिए, भारत सरकार की इकोनॉमी है वो। तो 9वीं 10वीं 11वीं पढ़े, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे पढ़ ले, तो वो जान जाएगा कि भारत सरकार क्या इकोनॉमी चाहती है। बस इकोनॉमी की समस्या समाधान। बाकी बेसिक कर ले, कोई एक किताब पढ़ ले, मार्केट में सारी किताबें अच्छी। ठीक है सर, जियोग्राफी में एटलस को, साथ ही इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड आपका जो जियोग्राफी, इन तीनों को अगर बैलेंस किया जाए, प्री ओरिएंटेड, मैं स्पेशली प्री की बात कर रहा हूँ। प्री में इस समय सबसे ज़्यादा बच्चे डर रहे हैं कि बहुतों का तो कहना है कि मेरा प्री हो जाएगा तो मैं इसमें फोड़ दूंगा, मतलब क्लियर मेरा पक्का है। तो सर प्री ओरिएंटेड इन चीज़ों को कैसे हम बैलेंस करें? एटलस अपना, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इन तीनों में। विद्यार्थियों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ कि एटलस का रोल क्या होता है। 2 बातें होती है, एक साइट होता है, एक लोकेशन। एटलस पर वर्क करने का मतलब होता है आपको लोकेशनल एनालिसिस करना है, वो भी रीजनल अप्रोच से एनालिसिस करना, सिस्टमेटिक अप्रोच से नहीं। अब ये सब चीज़ें क्या हैं, गूढ़ बातें नहीं, सरलता से समझो। मान लो कि किसी एक स्थान को आपको समझना है, आपको मैंने बोल दिया कि आपको दिल्ली आना है और दिल्ली के बारे में जानना है, तो आप दिल्ली आओगे तो दिल्ली की सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि यहाँ की भूभौतिक दशाएं क्या हैं, अर्थात यहाँ का रॉक सिस्टम क्या है, यहाँ का क्लाइमेटिक सिस्टम क्या है, यहाँ का सॉइल कैसा है, यहाँ का वेजिटेशन कैसा है, ये तमाम बातें जानोगे। बट इतना जानने से तो संपूर्णता होगी नहीं, आपको यह भी जानना पड़ेगा कि यहाँ पर मानव अधिवास कैसा, मतलब कैसा मानव समूह रहता है, उसका अपना समाज कैसा, उसकी अपनी संस्कृति क्या है, उसका वे ऑफ लिविंग, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड क्या है, कैसे जीता है, उसके जीने की दिनचर्या क्या है। ये तमाम बातें जब आप जानते हैं तो आपको टोटलिटी फील होती है किसी स्थान विशेष को जानने में। तो लोकेशन को जानने का मतलब ही होता है, एटलस को करने का, एटलस तैयार करने का मतलब होता है लोकेशनल एनालिसिस करिए, अर्थात किसी स्थान विशेष को देखिए तो उसके परिप्रेक्ष्य में हर बातों को समझिए, और उसके परिप्रेक्ष्य का मतलब है
कि आसपास की सराउंडिंग से वो घिरा है तो किस तरह से उनसे पॉजिटिवली जुड़ा हुआ है, आपको ये देखना चाहिए। और जिस दिन एटलस देखने की इस प्रकार की परंपरा आपने अपनी एक मेंटल स्टेटस में बैठा ली तो एटलस आपको बड़ा सरल और सहज लगने लगेगा। दूसरी बात, कोई भी स्थान जानोगे समझोगे तभी तो समझ पाओगे कि उस स्थान की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उस स्थान की सोशियो कल्चरल कंडीशन कैसी है, उस स्थान का पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड प्रेजेंस कैसा है। इसीलिए एटलस का बहुत बड़ा रोल होता है यूपीएससी क्वालिफाई करने में, पहली बात। दूसरी बात, ज्योग्राफी में जो प्रीलिम्स की बात में एटलस से लेकर तमाम तरह की बातें हैं, तो दोस्तों है क्या कि आजकल इस विषय में क्या हो गया है कि ट्रेडिशनल से लेकर कॉन्टेम्परेरी टॉपिक्स तक पूछे जाते हैं, और ना केवल कंटेम्परेरी टॉपिक्स। जैसा कि पहले मैंने बताया कि ये इंटर एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का हो चुका है। देखो, जैसे एक स्थान विशेष है जिसमें आपको अवस्थिति पूछ लिया गया है ना, एक अवस्थिति पूछ लिया गया, उस स्थान विशेष की अवस्थिति के बारे में जो वहाँ पर पर्यावरण में चेंजेस आ रहे हैं, तो वहाँ पर पर्यावरण के चेंज के संदर्भ में कुछ भी प्रश्न आपसे पूछ लिया गया, कुछ भी जोड़ दिया गया। जैसे एक एग्जाम्पल बोलना चाहूँगा, पंजाब हरियाणा के मैदान में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, और उस ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद वहाँ का इकोनॉमिक सिनेरियो तो बदला, लेकिन इकोनॉमिक सिनेरियो बदलने के बाद डिस्पैरिटीज भी बढ़ी इकोनॉमिक रूप से। दूसरा, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस भी बढ़े, इकोलॉजिकल चैलेंजेस भी बढ़े। तो जब भी कभी उसका मन करेगा कि हमें इस क्षेत्र से प्रश्न बनाना है, तो वो पर्टिकुलर ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रश्न बस अकेले नहीं बनाएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन से भी प्रश्न बनाएगा, अवस्थिति को साथ में जोड़ेगा, तो आपको एटलस हेल्प करेगा। दूसरे तरफ वहां पर इन्वायरमेंट को जोड़ेगा कि इन्वायरमेंटल चेंज क्या क्या आए हैं, तो इकोनॉमिक सिनेरियो में डिस्पैरिटी क्यों पैदा हुई आपसे ये भी पूछेगा, तो सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस भी पूछेगा। तो जब भी भूगोल पढ़ें दोस्तों, हमेशा एक बात ध्यान रखें कि चीजों को लिंक करना सीखें। भूभौतिक अवस्थिति केवल भूभौतिक अवस्थिति नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा क्षेत्र है जहां मानव जीवित रहते हुए अपने तमाम प्रकार की उपयोगिताओं और हितों को साधता है। तो उपयोगिताएं और हित मानव के कितने हो सकते हैं, जिस दिन भूगोल इस परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाएगा ना, उस दिन भूगोल से डर समाप्त हो जाएगा, और ये एक ऐसा अभिरुचिकर विषय होगा और आपको सफलता दिलाने वाला विषय होगा कि आप हमेशा इस विषय को लेकर हमेशा खुशनुमा फील करेंगे, अनुभूति करेंगे। थैंक यू सर। प्रीलिम्स में सर जो इकोनॉमी वाले फैक्टर्स हैं, जिस एरिया से आया हमारा इकोनॉमी पिछले 5 साल का, उसको हम किस तरीके से देखें, और साथ ही जो हमारा मॉक टेस्ट है उसको किस तरीके से लगाएं, स्पेशली मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, कैसे हम उसको टैकल करें। बड़ा रोचक सवाल आपने पूछा जी, मुझे खुद इस पर चर्चा करनी थी। जी, पीवाईक्यू का रोल जो है अन्य सब्जेक्ट में अलग है, इकोनॉमी में अलग है। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, 2012 का एग्जाम हुआ, तो 2012 में इतिहास में अकबर की मनसबदारी व्यवस्था से सवाल आ गया, वो आगे के लिए भी जरूरी है। सर के भूगोल से मान लीजिए ज्वालामुखी से सवाल आ गया, वो आगे के लिए जरूरी है। लेकिन 2012 में अगर 2012 के बजट से सवाल आ गया, तो 2025 में कैसे जरूरी होगा? ये बहुत माइन्यूट अंतर है इकोनॉमी के पीवाईक्यू और अन्य विषय पीवाईक्यू। इसीलिए मैं उसको सेपरेट। इकोनॉमी में ढेर सारे लड़के पीवाईक्यू रटते हैं। इकोनॉमी में क्या होता है कि जो चीजें सरकार ने छोड़ दिया है उससे अब भविष्य में सवाल नहीं आएंगे। जैसे मान लीजिए योजना आयोग से 1951 का योजना आयोग बना है, 2017 तक रहा है, तो हर 2 साल पर योजना आयोग से सवाल आ जाते थे। लेकिन 2 योजना आयोग सरकार ने छोड़ दिया, नीति आयोग ला दिया, तो अब योजना आयोग से सवाल नहीं आएंगे। इकोनॉमी में जो मॉडल गवर्नमेंट छोड़ देती है उससे यूपीएससी सवाल नहीं बनाती है। तो इकोनॉमी में पीवाईक्यू का रोल यही है कि आपको देखना है कि जो सवाल पूछने का नेचर क्या है। अच्छा, हमने देखा कि बजट से 3 सवाल आ रहे हैं, इसका मतलब आने वाला बजट पढ़ना है। इकोनॉमिक सर्वे से 4 सवाल आ रहे हैं, तो आने वाला इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। जो सवाल आए हैं उनको याद नहीं करना है, उनके सॉल्व करने के आधार पर अपनी तैयारी का मूल्यांकन नहीं करना है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी आज अपनी पढ़ाई का मूल्यांकन कर रहा है और वो 2015 का पेपर सॉल्व करे, तो 2015 के इकोनॉमिक पेपर में बेसिकली कुछ बेसिक सवाल तो रहेंगे। इकोनॉमी बहुत तेज बदलती है जी, इसलिए इकोनॉमी के शिक्षक के सामने बड़ी चुनौतियां होती हैं। सिलेबस में लिखा है इन्वेस्टमेंट मॉडल, पहले पढ़ा जाता था हेराल्ड डोमर मॉडल, अब पढ़ा जाता पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। जी, बात समझ रहे हैं ना? तो पीवाईक्यू का इकोनॉमी में इतना ही रोल है कि वो बता दे कि सवाल की भाषा क्या होती है, सवाल कैसे होते हैं, बाकी बहुत रोल नहीं है।
ठीक है। क्योंकि इकोनॉमी हमेशा, याद रखिएगा, इकोनॉमी कभी अतीत की नहीं होती, इकोनॉमी हमेशा भविष्य की होती है। तो इकोनॉमी पढ़ते वक्त विद्यार्थी ध्यान रखें, सरकार जिन जिन स्कीम को छोड़ दी है, होता क्या है कि विद्यार्थी इनोसेंट होता है। 2007 में भारत निर्माण से सवाल पूछा गया है, तो आज भी वो भारत निर्माण पढ़ रहा है। भारत सरकार ने उसे छोड़ दिया है, वो भारत निर्माण से सवाल नहीं करेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमेशा भविष्य वाली इकोनॉमी पढ़ें, अतीत वाली इकोनॉमी न पढ़ें। ठीक है सर, कट टू कट अगर आपसे पूछे कि यूपीएससी की जो सिलेबस है उसमें सब्जेक्ट का कन्वर्जन रेशियो, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया जाना सही है उसके पोटेंशियल के हिसाब से, तो थोड़ा कन्वर्जन रेशियो की बात कर लें आप, जो भी सिलेबस। एक्चुअली कहते हैं ना कि जो सावन में अंधा हुआ होता है उसे हरा ही हरा दिखता है। एक वैकल्पिक विषय ज्योग्राफी के शिक्षक से पूछा जाएगा तो अपने सब्जेक्ट के फेवर में ही बात करेगा। बट रियलिटी कहीं ये देखने में आई है कि वो विद्यार्थी जो प्रत्येक सब्जेक्ट्स को एक प्रॉपर प्रोपोर्शनल के साथ अध्ययन नहीं करता, उसे सफलता नहीं मिलती। हमारा दायित्व तो बनता है कि सभी विषयों के वेटेज को ध्यान रखा जाए, और ना केवल वेटेज को ध्यान में रखा जाए बल्कि सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उसके प्रत्येक एंगल को पढ़ा जाए। यूपीएससी आज उस दौर में है कि किसी भी एंगल से कभी भी किसी करवट बैठ सकती है, और किसी भी एंगल से कभी भी किसी टॉपिक से प्रश्न पूछ सकती है, और किसी को स्किप कर सकती है। तो मेरा विद्यार्थियों को सुझाव होगा कि प्रत्येक विषय को सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तरह से कंठस्थ करें, ठीक प्रकार से तैयार करें। पहले वाला वो तरीका कि हम इसको वेटेज देते हैं, इसको वेटेज नहीं देते, उस तरीके से दूर आने की ज़रूरत है। प्रत्येक विषय को ठीक प्रकार से पढ़ें। रही बात कन्वर्जन रेशियो की, रिजल्ट्स में कन्वर्जन रेशियो के, तो प्रतिशत अनुपात एक वहम है। प्रतिशत अनुपात अगर बड़े विषयों का देखा जाएगा जो बहुत ज़्यादा लोग ले रहे हैं, तो उन विषयों का प्रतिशत अनुपात हमेशा कम निकलेगा, लेकिन कम संख्या में लिए गए, अब टाइम ज़्यादा होता तो मैं प्रॉपर उसको कैलकुलेट करके भी बताता आपको, लेकिन कम संख्या में लेने वाले विषयों में से कन्वर्जन रेशियो ज़्यादा निकल कर आता है। बट रियलिटी ये है कि जो एक, मैं पिछले 20-25 सालों के तो इतिहास को बता सकता हूँ कि कुछ एक वर्षों के अपवाद को छोड़ दिया जाए, भूगोल विषय हमेशा अंकदायी रहा है। भूगोल विषय से एक बेहतर रिजल्ट्स हमेशा आए हैं। ये कभी इस सब्जेक्ट्स में ना तो बहुत ज़्यादा कभी डाउनफॉल आया, और ना ही मैं ऐसा कह सकता हूँ कभी बहुत ज़्यादा अप आया। इसलिए एक बड़ा ही विश्वसनीय विषय के रूप में इसकी भूमिका हमेशा बनी रही है विद्यार्थियों के बीच। होप गाइस ये वीडियो पसंद आई हो आपको। दो एक्सपर्ट आपको कुछ सजेस्ट किए, ऐसी ही वीडियो मैं कवर करता हूं। अगर चैनल पे पहली बार हो तो लाइक, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल कंटेंट मैं आप तक डिलीवर कर पाऊं। अगली वीडियो किस पे चाहिए ये कमेंट करके बताएं, और दूसरी बात, जो भी आपका ऑप्शनल है वो भी कमेंट करें। जहां रहें सुरक्षित रहें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।